अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जिन स्टोरीज। पेशे खिदमत है जिनजाद, एपिसोड 33। मैंने पहली बार कोई पागल खाना देखा था। मेरे सामने यूसुफ को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। उसी कोठरी के करीब दूसरी बराबर वाली कोठरी में एक औरत बंद थी। वह मुझे देखकर सलाखों वाले आहनी दरवाजे के करीब आ गई। सुनो, उस औरत ने मुझे मुखातिब किया। मैं पागल नहीं हूं। पागल खाने के जो दो कारकुन मेरे साथ थे, उनमें से एक ने तंजिया अंदाज में हंसते हुए मुझसे कहा, इस औरत की बातों में ना आए जनाब। यही औरत क्या, यहां तो हर पागल रट लगाए रहता है कि मैं पागल नहीं हूं। किसी और के बारे में तो मैं खैर कुछ नहीं कहता, लेकिन ये औरत मुझे पागल नहीं लगती। मैं उस औरत की तरफ देखते हुए बोला, तुम ठीक कहते हो। वो औरत जोर से बोली, अल्लाह के वास्ते मुझे यहां से रिहाई दिला दो, वरना मैं वाकई पागल हो जाऊंगी। छोड़ें जनाब, आप चलें और इस औरत को बकवास करने दें। ये हर एक से इसी तरह कहती है। पागल खाने के दूसरे कारकुन ने मुझसे कहा। मैं वहां से चला तो आया, मगर उस औरत का चेहरा मेरी आंखों में घूमता रहा। मुझे वो औरत होशो हवास से बेगाना मालूम नहीं हुई। मेरा दिल दुख से भर गया। मैं इसी आलम में आप ही आप बुड़बुड़ाने लगा, ए अली अलीश, तू कब तक आदमजादों के दरमियान रहकर उनके दुखों की फसल काटता रहेगा? तू जिस दिल को टटोल कर देखेगा, दर्द से खाली ना होगा। भाग जा इन आदमजादों की बस्ती से। मेरे अंदर से शिकस्त की ये आवाज चंद लम्हों को उभरी और मैंने खुद को संभाल लिया। मैं सोचने लगा कि तकदीर पर तो मेरा बस नहीं, फिर भी अपनी सी किए जाऊंगा। मुझे हौसला नहीं हारना चाहिए। मैं अगर एक सलमा को मौत की दहलीज तक जाने से नहीं बचा सका, अगर एक यूसुफ की जिंदगी को मुसर्रतों से हमकनार ना कर पाया, तो जरूरी नहीं कि हर मर्तबा मेरे साथ ऐसा ही हो। मेरे अंदर एक नया हौसला बेदार हो गया। मैं उस औरत के बारे में मालूमात हासिल करने लगा जिसे पागल खाने की एक कोठरी में देखा था। यूं आदमजादों की सफाकी और बेरहमी की एक और दास्तान मेरे इल्म में आई, लेकिन अभी मुझे बहुत कुछ मालूम करना था। उस औरत की उम्र 50 बरस से कम होगी। उसका नाम राबिया था। उसे पागल खाने में दाखिल कराने वाला कोई गैर नहीं, उसी का शौहर महमूद हसन था। राबिया को पागल खाने में रहते हुए अभी 2 महीने हुए थे। इस मामले में पढ़ने से पहले मुझे इल्म न था कि महमूद हसन मेरे लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। अगर मुझे पहले से यह मालूम हो जाता तो शायद मैं पीछे न हटता। महमूद हसन का ताल्लुक भी कराची ही से था। कराची में उसकी सुकूनत जमशेद रोड की एक बड़ी सी कोठी में थी। वो उन लोगों में से था जिन्होंने हिंदुस्तान से पाकिस्तान आकर नफा ही नफा कमाया था। यूसुफ बड़ी मोहब्बत से मुझे मकसूद कहता था। मुझे इसीलिए इस नाम से एक उन्स हो गया था। जब मैंने दोबारा एक जिनजात से इंसानी कालिब इख्तियार करने का इरादा किया, तो अली अली से मकसूद ही बनना पसंद किया। मैं एक शाम मकसूद बनकर महमूद हसन की कोठी पहुंच गया। मुझे मालूम हुआ था कि उसे किसी मुलाजिम की जरूरत है। महमूद हसन अपनी मोटर से उतरकर कोठी के अंदर जा रहा था कि मैं लपक कर उसके करीब पहुंच गया। उधेड़ उम्र होने के बावजूद वो जिस्मानी तौर पर खासा सेहतमंद था। उसके चेहरे पर खशखशी दाढ़ी थी, आंखों पर मोटे फ्रेम का चश्मा था, सर के बालों में बीच से मांग निकली हुई थी। गरम शेरवानी और ढीले पांचों का पजामा पहने हुए वो खासा बारूब आदमी मालूम हो रहा था। मुझे रास्ता रोकते देखकर उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। कौन हो तुम? मेरा नाम मकसूद है जनाब, मैंने अपना तारुफ करवाया। तो फिर क्या करूं? जनाब, मुझे महकमा रोजगार वालों ने आपके पास भेजा है, मैं बोला। हाँ, मैंने उनसे एक मुलाजिम का बंदोबस्त करने के लिए कहा था, लेकिन तुम मुझे काम के आदमी नहीं लगते। मैं आपकी हर खिदमत करूंगा जनाब, आप मुझे एक मौका तो दें। अभी मेरी बात पूरी हुई थी कि कोठी के बरामदे में मुझे एक नौजवान लड़की नजर आई। वह तेज तेज चलती हुई करीब आ गई और महमूद हसन से बोली, मैंने मोटर की आवाज सुन ली थी, आप शायद अभी आई हैं। फिर उसने मेरी तरफ निगाह उठाई और पूछा, ये आपके साथ कौन है? इसे मैं अपने साथ लेकर नहीं आया, ये खुद ही आया है। मेरे यहाँ मुलाजमत करना चाहता है, महमूद हसन ने बताया। तो फिर इसे मुलाजिम रख लीजिए ना, वो एक अदा से इठला कर बोली। वो 20 बरस से ज्यादा की मालूम नहीं होती थी। लेकिन साइमा, अभी इसके बारे में कुछ मालूम तो हो जाए। कौन है, कहाँ रहता है? महमूद हसन बोला। अच्छा, तो फिर चलिए उधर बरामदे में चलकर बैठते हैं और इससे बात कर लेते हैं। मैं बतूल से कहती हूँ कि आपके लिए चाय बना लाई। साइमा ने सरतापा मेरा जायजा लिया। तुम्हें तो हर काम की जल्दी लग जाती है। खैर चलो, पहले यही सही, कपड़े बाद में बदल लूंगा। ये कहकर महमूद हसन मुझसे मुखातिब हुआ। आओ, क्या नाम बताया था तुमने अपना? मकसूद जनाब, मैंने कहा और फिर महमूद हसन के पीछे पीछे चल दिया। बरामदे में आरामदेह कुर्सियां पड़ी हुई थीं। महमूद हसन अपनी शेरवानी के ऊपरी बटन खोलते हुए टांगे फैलाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। मैं अभी चाय के लिए कहकर आई। साइमा ये कहकर अंदर चली गई।
हाँ तो मियाँ मकसूद, ये बताओ कि तुम कहाँ रहते हो? महमूद हसन ने मुझसे पहला सवाल किया। कायदाबाद की एक झुग्गी में जनाब, मैंने जवाब दिया। कोई आगे पीछे भी है या? महमूद हसन ने सवालिया अंदाज में अपनी बात अधूरी छोड़ दी। जी नहीं, अकेला हूँ, फसादात में। बस। महमूद हसन ने हाथ उठाकर मुझे मजीद कुछ कहने से रोक दिया। उसके चेहरे पर रौनक थी। ये कहानियां बहुत सुनी हुई हैं, ज्यादा मजलूम बनने की जरूरत नहीं। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो खुद को काबिल रहम जाहिर करते हैं। तुमसे जो पूछूं उसका मुख्तसर जवाब दो। बहुत बेहतर जनाब। ये कहकर मैंने इकरार में सर हिला दिया। तुम्हारे जान पहचान वालों में कोई ऐसा शख्स है जो तुम्हारी जमानत ले सके? किस बात की जमानत जनाब? मैंने मालूम किया। कल को तुम मेरी कोठी से कोई चीज लेकर भाग जाओ तो कौन जिम्मेदार होगा? जनाब मैं ऐसा नहीं हूं। मैंने उसे यकीन दिलाया। मेरा ताल्लुक एक बाइज्जत खानदान से है। वक्त पड़ गया है तो तुम फिर मजलूम बनने की कोशिश करने लगे। उसने मुझे डांट दिया। उसी वक्त साइमा अंदर से आ गई और महमूद हसन से कहने लगी, आपने फिर वही डांट डपट शुरू कर दी। इसी वजह से तो कोई मुलाजिम हमारे यहाँ नहीं टिकता। आपका तो मेरा जरा ख्याल नहीं। एक बुढ़िया बतूल घर के क्या क्या काम करे। साइमा बेगम, तुम्हारी ऐसी ही बातों से तो मुलाजमों के दिमाग खराब हो जाती हैं। महमूद हसन किसी कदर नरमी से बोला। फिर मुझसे कहने लगा, ये बेगम साहिबा हैं। बेगम का मतलब समझते हो तुम? उसने साइमा की तरफ इशारा करते हुए पूछा। जी जनाब, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी हूँ। सूरत से तो अनपढ़ लगते हो। तुम कहते हो तो तुम्हें पढ़ा लिखा मान लेता हूँ। बहरहाल पहली बात तो ये सुन लो कि तुम्हें अपनी झुग्गी छोड़कर यहीं रहना पड़ेगा। दूसरा ये कि 2 वक्त खाने और नाश्ते के अलावा 50 रुपए तनख्वाह मिलेगी। बोलो मंजूर है? इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, साइमा ने मुझे लालच दिया। तुम्हें साहिब के पुराने कपड़े भी पहनने को दे दिया करूंगी। मुझे तो राजी होना ही था, सो बोला जो आपका हुक्म। मुझे तो आप दोनों की खिदमत करके खुशी होगी। पेट भरने को रोटी भी मिल रही है और तनख्वाह भी, और क्या चाहिए? चाहो तो जाकर सामान ले आओ। वैसे तो इसकी कोई खास जरूरत नहीं। तुमसे पहले हमारे पास जो मुलाजिम था, बेगम ने उसके लिए बिस्तर वगैरह सब कुछ बनवा दिया था। तुम्हें जरूरत की हर चीज उस कमरे में मिल जाएगी जहां हमारा पहला मुलाजिम रहता था। महमूद हसन ने बताया। अगर ऐसी बात है जनाब तो फिर मुझे क्या लाना है? मैं बोला। तो फिर खुद को आज और इसी वक्त से मुलाजिम समझो, साइमा ने कहा। अभी बतूल चाय लेकर आएगी तो तुम वो कमरा देखना जहां रहना है। उसी के साथ तुम कोठी का एक चक्कर भी लगा लो तो अच्छा है। तुम्हें बतूल के साथ मिलकर सारा काम संभालना है। इत्मीनान रखें बेगम साहिबा, आपको मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मेरे चुप होते ही महमूद हसन बोल पड़ा। अच्छा तो फिर इधर आओ और यहाँ बैठकर जरा मेरी पिंडलियां दबाओ। देखता हूं कि तुम कितने खिदमत गुजार हो। मजबूरन मुझे बरामदे के फर्श पर अकड़ों बैठकर महमूद हसन की पिंडलियां दबाना पड़ी। मुझे आखिर खिदमत गुजारी का सबूत तो देना ही था। आदमजादों के दरमियान रहकर यह पहला मौका था कि मुझे इतनी जिल्लत बर्दाश्त करना पड़ रही थी। फिर भी मैं मुतमईन था, इसलिए कि यह सब कुछ बेमकसद नहीं था। फिर उसी वक्त मेरी जान छूटी कि जब मुलाजमा बतूल चाय लेकर आ गई। साइमा ने मुझे उसके साथ भेज दिया। उधेड़ उमर बतूल भी इसी कोठी के एक हिस्से में रहती थी। सूरत से वो मुझे सीधी और मजलूम सी लगी। उससे मुख्तसर से गुफ्तगू के बाद मुझे पता चल गया कि वो भी उन हजारों औरतों में से एक थी जो बेसहारा रह गई थी। कोठी की बाईं जानिब 3 छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। उन्हीं में से एक कमरा बतूल का था। उसी के बराबर वाला कमरा खोलते हुए वो मुझसे बोली, यहाँ तुम रह सकती हो, मैं सफाई करती रहती हूँ, फिर भी झाड़ पोंछ कर देना। तुम कब से यहाँ मुलाजमत कर रही हो? मैंने बतूल से पूछा। तकरीबन साल भर हो गया, उसने बताया। मुझे बड़ी बेगम साहिबा ने मुलाजिम रखा था। वो बड़ी नेक और रहम दिल थी। और छोटी बेगम साहिबा ये भी ठीक हैं। हमें तो अपने काम से काम है, मेहनत करके पेट का दोजक भरना है। जब तक हाथ पैर चल रही हैं 2 पैसे जमा कर लूंगी कि बुढ़ापे में और बुरे वक्त में काम आए। हाथ पैरों ने काम करना छोड़ दिया तो फिर कोई मुलाजमत भी नहीं मिलेगी। आओ चलो तुम्हें बेगम साहिबा और साहिब के कमरे दिखा दूं। साहिब जरा गुस्से के तेज हैं मगर दिल के बुरे नहीं। एक मर्तबा मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। साहिब ने दम कर दिया तो फौरन दर्द जाता रहा। मैंने तो उन्हें एक दफा रात के वक्त कोई वजीफा भी पढ़ते देखा था। मुझसे उन्होंने वजू करने के लिए पानी गर्म करवाया था। बतूल मेरे साथ साथ चलती हुई कहती रही। महमूद हसन के बारे में बतूल ने जो बताया उसे सुनकर मेरा माथा ठिनका। फिर भी मैं ज्यादा घबराया नहीं। वजह यह कि अब तक की मालूमात यही थी कि महमूद हसन कोई नेक आदमी नहीं था। उस तरह का नेक और साहिब इल्म आदमी जैसा नरगिस का बाप मौलवी कफायतुल्लाह था। वज़ाइफ भी कई तरह के होते हैं, उनमें रहमानी वज़ाइफ भी हैं और शैतानी भी। महमूद हसन जैसे आदमजाद से मुझे ये तवक्को बहरहाल नहीं थी कि वो कोई रहमानी वजीफा पढ़ता होगा। फिर मैंने ये भी सोचा कि अक्सर आदमजाद लोगों पर रोब डालने के लिए भी
खुद को आलिम व फाजिल जाहिर करते हैं। क्या खबर महमूद हसन भी ऐसे ही आदमजादों में से हो। बतूल के साथ साथ मैं कोठी का अंदरूनी हिस्सा देख रहा था कि वो एक जगह रुककर बोली, ये सैयद बादशाह की चौखट है। बड़ी बेगम साहिबा ने मुझे इस चौखट को पार करने से मना किया था। छोटी बेगम और साहिब भी इस चौखट को पार करके कभी कोठरी के अंदर नहीं जाते। साहिब का हुक्म है कि मगरिब के वक्त इस चौखट पर अगरबत्तियां सुलगा दी जाएं। एक दफा मैं अगरबत्तियां जलाना भूल गई थी तो रात भर बुखार में पुंगती रही। मैंने उस चौखट को गौर से देखा तो उसकी झर्रियों में मुझे कई अगरबत्तियों के अध जले टुकड़े दिखाई दिए। इस कोठी में मेरे लिए वो कोठरी भी खतरे की एक अलामत थी। मैंने लंबे लंबे सांस लेकर अपने ही किसी हम जिन्स की वहां मौजूदगी का सुराग लगाना चाहा। अगर वो किसी जिन्जात का ठिकाना होता तो मुझे उसकी बू महसूस हो जाती, लेकिन उस वक्त वहां कोई नहीं था। ये बात मेरे इल्म में थी और खुद मुझे भी इसका तजुर्बा था कि जिन्नात अपने ठिकाने भी बदलते रहते हैं। मैंने इसीलिए अपने दिल को तसल्ली दी कि मुमकिन है कभी वहां कोई जिन्जात रहता हो और अब उसने अपना ठिकाना बदल लिया हो। जिन्नात अमूमन वीरान और गैर आबाद जगहों पर रहना पसंद करते हैं। अगर पहले से किसी जगह पर उनका कब्जा हो तो वहां से आदमजादों को डराकर भगा देते हैं। इसके अलावा मैंने ये इम्कान भी मद्देनजर रखा कि क्या खबर इस वक्त मेरा वो हम कौम हम जिन्स कहीं गया हो। बतूल मुझे घुमा फिराकर महमूद हसन के कमरे में ले आई जो अब लिबास तब्दील कर चुका था। साइमा भी उसी के कमरे में थी। हाँ मियाँ मकसूद, देख ली हमारी कोठी? वो कमरा भी देखा है कि नहीं जहां तुम्हें रहना है? महमूद हसन ने मुझे मुखातिब किया। वो मसहरी पर नीम दराज था और साइमा उसके सराहने बैठी मुस्कुरा रही थी। जी हाँ जनाब, बतूल ने मुझे पूरी कोठी दिखा दी है। अपना कमरा भी मैंने देख लिया है। मैंने नजर झुकाकर कहा, बतूल तुमने इससे सैयद बादशाह की चौखट के बारे में बता दिया है ना? कहीं ये भूले से उस कोठरी में घुस जाए। महमूद हसन ने बतूल से पूछा। जी साहब बता दिया है, बतूल ने जवाब दिया। एक बात अपने जहन में रखना मियाँ मकसूद कि तुम 24 घंटे के मुलाजिम हो। किसी वक्त भी तुमसे कोई काम लिया जा सकता है। तुम इस पर जुबान नहीं खोलोगे। बदजुबान मुलाजमों को मैं ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करता। महमूद हसन का लहजा और अंदाज ऐसा था जैसे मुझे झिड़क रहा हो। पहले ही दिन इस गरीब को आप क्यों इतना डराए दे रही हैं? साइमा बोल उठी। साइमा बेगम, तमाम बातें पहले से बता देना अच्छा होता है कि बाद में पछताना न पड़े। मेरा मकसद इसे डराना या यहाँ से भगाना नहीं, बल्कि ये समझाना है अपना दिमाग अरश पर नहीं फर्श पर रखे। फिर महमूद हसन मेरी तरफ देखकर पूछने लगा, मेरी बात तुम्हारी समझ में आ गई? अच्छी तरह जनाब, मैं बोला। जब आपने मुझसे ये कहा था कि मुझे यहीं रहना पड़ेगा तो मैं उसी वक्त समझ गया था इसका मतलब क्या है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दिन रात आपकी खिदमत गुजारी में लगा रहूं। जब हम कोई नया मुलाजिम रखते हैं तो मुलाजमत हासिल करने के लिए तुम्हारी ही तरह खिदमत गुजारी के लंबे चौड़े वादे करता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं तो वो अपना रंग दिखाता है। खैर, तुम्हें भी देख लेते हैं। महमूद हसन मुझे ऐसे आदमजादों में से लगा जो अपने ही जैसे दूसरे आदमजादों को उनकी मजबूरी और गुर्बत का एहसास दिलाकर खुश होती हैं। मैं जवाब में कुछ कहने ही वाला था कि वो फिर बोल उठा, बतूल के कमरे की तरह तुम्हारे कमरे में भी बिजली की घंटी लगी है। दिन हो के रात घंटी बजते ही तुम्हें हाजिर हो जाना है। अब तुम अपने कमरे में जाओ और जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं उन्हें जहन में रखो। कल पहली तारीख है, इसलिए तुम्हारी तनख्वाह कल ही से लगेगी। आज के लिए बस इतना काफी है कि तुम बतूल से काम समझ लो। मैं बतूल के साथ महमूद हसन के कमरे से बाहर आ गया। तुमने कुछ खाया पिया भी है कि नहीं? दोपहर की रोटी तो खा ली थी, बतूल ने साथ चलते हुए हमदर्दी से पूछा। हाँ, खाना खा लिया था दोपहर को मैंने। फिर बतूल मुझे घर के कामकाज समझाने लगी। मैं उसकी बातें इस तरह तवज्जो से सुनता रहा जैसे वहां वाकई नौकरी करना हो। रात को जब महमूद हसन और साइमा ने खाना खा लिया तो बतूल अपने और मेरे लिए खाना ले आई। वो मेरे ही कमरे में आ गई थी। खाना खाते हुए मैंने बतूल से महमूद हसन की पहली बीवी राबिया के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। राबिया को मैं पागल खाने में देख चुका था। बतूल से यह सवाल करने का मकसद राबिया के बारे में मजीद मालूमात हासिल करना था। आहिस्ता बोलो, तुम बहुत ऊंची आवाज में बात करते हो। बतूल किसी कदर सहम कर बोली। साहिब और छोटी बेगम दोनों ही बड़ी बेगम साहिबा के बारे में बातें करने को पसंद नहीं करते। अब मैं सोच रही हूँ कि तुमसे बड़ी बेगम की बातें ना ही करती तो अच्छा था। तो इसमें इतनी डरने की क्या बात है? यहाँ कौन हमारी बातें सुन रहा है? मैं नरमी से बोला। बतूल सीधी सादी औरत थी। कहने लगी, अगर तुम ये वादा करो कि किसी के सामने ये बातें नहीं करोगे तो मैं बड़ी बेगम साहिबा के बारे में मुझे जो मालूम है बता दूं। मेरा तो खुद ये दिल चाहता है कि किसी से उनकी बातें करूं। वो मुझे बहुत याद आती है। लगता है कि अभी किसी तरफ से मुझे आवाज देती हुई चली आएंगी। तुम्हारे साथ उनका सलूक बहुत अच्छा होगा। वो यकीनन साहिब के मिजाज से मुख्तलिफ होंगी। मैंने बतूल को बोलने पर उकसाया। हाँ, वो बड़े नरम मिजाज की थी। बस छोटी बेगम का गम उन्हें खा गया, वरना तो वो अच्छी खासी थी। एक वो ही क्या, दूसरी औरत को कोई भी औरत खुशी से कबूल नहीं करती।
फिर भी बड़ी बेगम ही का दिल था कि उन्होंने पूरे 6 महीने तक हर जुल्म बर्दाश्त किया और उफ तक ना की। फिर दिमाग तो उलटना ही था। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए साहिब ने उन्हें पागल खाने में दाखिल करा दिया है। क्या बड़ी बेगम वाकई पागल हो गई थीं? मेरे इस सवाल पर बतूल कुछ देर खामोश रही, फिर कहने लगी, वो उसी वक्त चीखती चिल्लाती थीं जब साहिब उन्हें मारते थे। क्या? मैं बोल उठा। क्या साहिब बड़ी बेगम को मारते पीटते भी थे? किसी से कहना मत, मैंने खुद इन गुनाहगार आंखों से साहिब के हाथों कई दफा मार खाते हुए देखा है। बतूल ने धीमी आवाज में बताया, लेकिन इस मार पीट की कोई वजह तो होगी। तुम ही बताओ, अगर किसी औरत के औलाद ना हो तो इसमें औरत का क्या कसूर? साहिब उन्हें बांझ होने का ताना देते और अक्सर कहते कि बे औलाद होने के दुख ने तुझे पागल कर दिया है। जवाब में बड़ी बेगम जुबान खोलती तो उन्हें मार खानी पड़ती। फिर बतूल ही से मुझे मालूम हुआ कि खुद राबिया ने अपने शौहर महमूद हसन के लिए साइमा को तलाश किया था। कुछ आदमजादियां वक्त और हालात से मुसालियत करने के लिए इस हद तक कुर्बानी देने पर आमादा हो जाती हैं। राबिया को यह गलत फहमी थी कि शायद वो इस तरह अपने आशियाने के बिखरते हुए तिनकों को तेज हवा से बचा लेगी। एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाली साइमा ने जल्द ही पर पुर्जे निकाल लिए, लेकिन इसमें पूरा कसूर साइमा ही का नहीं था। महमूद हसन एक और ही खेल खेल रहा था। ये बात बतूल ने मुझसे नहीं कही, बल्कि खुद मैंने अपने तौर पर हालात का तज्जिया करके मालूम की। आदमजादों के दरमियान रहकर अब तक के तजुर्बात की रोशनी में बहुत मोहतात हो गया था। उनके मामलात में मदाखलत कभी कभी हम जिनजादों को बहुत महंगी पड़ती है। इसी सबब से राबिया के मामले में भी मैंने उजलत से काम नहीं लिया। गुर्बत और अफलास की गोद में परवरिश पाने वाली साइमा जैसी लड़कियां जिंदगी की आसाइशों और ऐशो इशरत की खातिर अपनी उम्र से दुगने तिगने मर्दों को भी कबूल कर लेती हैं। साइमा भी ऐसी ही लड़कियों में से थी। महमूद हसन और उसका कोई जोड़ नहीं था। आदमजादों में ऐसी बेजोड़ शादियां कोई नई बात नहीं, और ना किसी औरत का बे औलाद होना कोई ऐसी अनोखी बात है। क्या खबर राबिया और महमूद हसन में से कौन इसका जिम्मेदार था? इन तमाम बातों से कता नजर मैं इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए सरगर्दा था। जब उस रात हर तरफ छमछाम हो गई तो मैंने इंसानी हैयत तर्क कर दी। बिलाशुबा मुझे महमूद हसन पर भी गुस्सा था। वो मगरूर और सरकश आदमजाद खुद को रोजी रसां समझ रहा था। मुझे अपना मुलाजिम जानकर उसने मेरे साथ जो सलूक किया, मेरी इज्जत नफ्स पर जिस तरह चरके लगाए, मैं उन्हें कैसे नजरअंदाज कर देता। हम जिनजाद आदमजादों के मुकाबले में लाख कम मर्तबा सही, मगर मखलूक के खुदा में हमारा भी शुमार है। आदमजादों को अल्लाह ने यह हक नहीं दिया कि वो उसकी दूसरी मखलूकात को जलील और रुसवा करें। जिन्नात के आलिम हामूस ने एक बार मुझसे बड़े पते की बात कही थी। उसने कहा था, ए अलियालीश, इस बात को गिरहा में बांध कर रखो कि बुराई का बदला कभी बुराई से नहीं देना चाहिए। लेकिन इसी के साथ हमको ये ताकीद भी की गई है कि जुल्म ना सहो। अगर तुम्हारे लिए मुमकिन हो तो जालिम को जुल्म से रोक दो और अपनी हद से तजावुज न करो। मुझे उस रात हामूस की ये बात याद आई। आलिम जिन्नात में से हों कि आदमजादों में से, वो जो कुछ कहते हैं अपने इल्म और तजुर्बे की रोशनी में कहते हैं। महमूद हसन भी मेरे नज़दीक एक जालिम आदमी ही था। मैं उसके साथ जवाबन जो कुछ करता हक बजानिब होता। वसवसों और अंदेशों को झटक कर मैंने पहले इस कोठी का एक चक्कर लगाया कि वहां मुझ जैसा कोई और जिनजात तो मौजूद नहीं। फिर भी बतौर एहतियात मैंने सैयद बादशाह की चौखट अबूर नहीं की। वहां मेरे सिवा कोई और जिनजात नहीं, ये जानकर मुझे इत्मीनान हुआ। मैं जब कोठी का फेरा लगाकर महमूद हसन के कमरे की तरफ बढ़ रहा था तो बराबर वाले कमरे की बत्ती एकदम जली और मुझे रुकना पड़ा। ये साइमा की ख्वाबगाह थी। फिर बत्ती बुझ गई और मैंने साइमा को उसकी ख्वाबगाह से बाहर आते देखा। मैंने ख्याल किया कि शायद वो अपने शौहर के कमरे में जा रही होगी। मेरा जो इरादा था साइमा उसमें रुकावट बनती। मैं अभी कोई फैसला नहीं कर सका था कि मौजूदा सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए कि साइमा के कदम मुखालिफ सिमत उठने लगे। इस पर मुझे हैरत हुई। वो एक गर्म शाल ओढ़े हुए थी। मैं उसके पीछे पीछे चल दिया कि देखूं वो कहाँ जाती है। मेरे जहन में ये ख्याल भी आया कि कहीं नौजवानी के तकाजों ने उसे गलत रास्ते पर तो नहीं डाल दिया। उसका शौहर महमूद हसन सेहतमंद होने के बावजूद बहरहाल बूढ़ा था और वो जवान थी। मुझे अपने साथ उसका रवैया भी याद आया। उसी की जिद पर महमूद हसन ने मुझे मुलाजिम रखा था, लेकिन मेरा ये क्यास गलत साबित हुआ। साइमा ने मेरे कमरे का रुख नहीं किया। मैं उस वक्त चौंका जब साइमा कोठी के उस हिस्से में पहुंची जहां सैयद बादशाह की चौखट थी। उसे मैंने चौखट के सामने रुकते और फिर अगरबत्तियां सुलगाते हुए देखा। फिर उसने दुआ के अंदाज में अपने दोनों हाथ उठा दिए और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगी। साइमा के करीब ही खड़ा हुआ मैं ये तमाशा देखता रहा। मालूम नहीं वो क्या पढ़ रही थी और क्यों पढ़ रही थी,
मर्दों की निस्बत औरतें कुछ ज़्यादा ही ज़ईफ़ुल एतक़ाद होती हैं। मैंने सोचा कि शायद वो साहिब औलाद होने के लिए दुआ मांग रही है। बुड़बुड़ाते उसकी आवाज़ किसी कदर बुलंद हो गई। आवाज़ अब भी धीमी ही थी, मगर मैं चंद अल्फाज सुनने में कामयाब हो गया। ये अल्फाज मुझ पर जैसे बिजली बनकर गिरे। ऐ सैयद बादशाह, मुझे बेवा कर दे। मुझे उस आदमजादी से नफरत महसूस हुई। एक तो इसलिए कि वो अल्लाह से कुछ मांगने के बजाय एक गैर अल्लाह के आगे दस्ते दुआ बुलंद किए हुए थी। दूसरा ये कि वो अपने खामद के लिए बद्दुआ कर रही थी। इसमें कोई शक नहीं कि महमूद हसन कोई अच्छा आदमी नहीं था। उसने अपनी दौलत के बल पर साइमा की मजबूरियों को खरीद लिया था। फिर भी ये इंतहाई खुदगर्जी थी कि साइमा उसके मरने की आरजू करे। आदमजादियों के भी कितने रूप, कितने चेहरे हैं। मैंने इसी साइमा को महमूद हसन के सामने नाजो अंदाज का इजहार करते देखा था, और यही साइमा अब कुछ से कुछ नजर आ रही थी। साइमा ने अपनी बेवगी के लिए क्यों दुआ की? इस सवाल का एक जवाब तो बिल्कुल सामने का था, यानी वो महमूद हसन की दौलत हासिल करना चाहती होगी। लेकिन इन आदमजादों के बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। क्वाकब कुछ होती हैं, नजर कुछ आती हैं। मैं अभी अपनी जगह हैरानो सरगर्दा खड़ा हुआ था कि साइमा को पलटते देखा। वो दबे पांव अपने कमरे की तरफ चल दी। उस वक्त साइमा की राह में आना मुझे मुनासिब मालूम न हुआ। मैंने उसे जाने दिया। अब मुझे एक बार फिर कोठी में मुकम्मल खामोशी हो जाने का इंतजार था। साइमा के कमरे की बत्ती फिर जली और बुझ गई। मैं सोचने लगा कि मालूम नहीं वो कितनी देर में सोए, क्यों ना उसे होशो हवा से बेगाना कर दिया जाए। ऐसा सोचने की एक वजह और भी थी। उसी के सबब मुझे बतूल का ध्यान भी आया। मैं जो कदम उठाने वाला था बतूल भी उसे जाग सकती थी। इसके बाद मैंने बतूल और साइमा को बेहोशी की सरहद तक पहुंचाने में ज्यादा देर नहीं लगाई और उन दोनों की तरफ से मुतमईन होकर महमूद हसन की ख्वाबगाह में दाखिल हो गया। वहां हल्के हल्के नीले बल्ब की धीमी रोशनी फैली हुई थी। मैंने मसहरी की तरफ देखा। महमूद हसन रेशमी लिहाफ ओढ़े एक करवट से सो रहा था। उसे खबर भी ना थी कि चंद ही लम्हे पहले उस पर क्या उफ्ताद पड़ने वाली है। आगे बढ़कर मैंने उसके ऊपर से लिहाफ खींच लिया। महमूद हसन, मैंने उसे आवाज दी। लिहाफ की भभक खत्म होते ही उसने किसमिसाकर आंखें खोल दी। ऐ कमीने और बदजात शख्स, बता कि तू शैतान का आलाए कार क्यों बना हुआ है? क्या तुझे अपनी आकबत की कोई फिक्र नहीं? क्या तू रोजे हिसाब से नहीं डरता कि जब तेरा एमाल नामा तेरे दाएं हाथ में नहीं बाएं हाथ में होगा? मैंने बारोब आवाज में उसे मुखातिब किया। फिर मैंने महमूद हसन के चेहरे पर किसी कदर खौफ के आसार देखे। इसके बाद खौफ की जगह हैरत ने ले ली और वो आहिस्ता से उठकर बैठ गया। अब वो बड़ी तेज नजरों से ख्वाबगाह का जायजा ले रहा था। इसी के साथ मैंने उसे गहरे गहरे सांस लेते भी देखा। कौन है तू? वो बोला तो उसकी आवाज में खौफ नहीं था। किसी सोए हुए शख्स पर वार करना बुज़दिली है। सामने आ, चुप क्यों रहा है? बड़ा दीदा दिलेर है तू। लगता है कि तेरा कल्ब स्याह हो चुका है। मैं इसलिए तेरे सामने नहीं आ रहा कि तू मुझे देखने की ताब नहीं ला सकेगा। ये कहकर मैं उसकी तरफ झपटा और एक टांग पकड़कर मसहरी से नीचे घसीट लिया। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। फिर वो जोर से बोला, मैं समझ चुका हूं कि तू कोई खबीस रूह है। तेरी बू मुझे महसूस हो गई है। तुझे यकीनन उसी हुर्राफा ने भेजा होगा जो पीर मंगू की माई कहलाती है। मैं अभी तुझे तेरी खबासत का मजा चखाता हूं। पता नहीं पीर मंगू की माई कौन थी और उससे महमूद हसन का क्या झगड़ा था। ये इन बातों पर गौर करने का वक्त नहीं था। मैंने महमूद हसन के होंठों की तेज हरकत देख ली थी। अब एक लम्हा भी जाया करना खतरनाक होता। लपक कर मैंने उसके मुंह पर जोरदार तमंचा मारा और फिर उसे उठाकर दोबारा मसहरी पर फेंक दिया। वो भी एक ही बेगैरत और ढीठ था। तमंचा खाने और मसहरी पर पटखे जाने के बावजूद उसके होंठ हरकत करते रहे। मैं भी बाज आने वाला नहीं था। मैंने इस बार माथे पर जरब लगाई। भूल या जल्दबाजी में खेल बिगड़ गया। माथे पर पड़ने वाली जरब की शिद्दत कुछ ज्यादा ही थी। इसका नतीजा ये निकला कि वो बेहोश हो गया। वो मुझ पर जवाबी हमला करने के लिए यकीनन कोई अमल कर रहा था। उसका अमल पड़ना तो रुक गया, लेकिन मैं उससे जो कुछ पूछना चाहता था ना पूछ सका। मेरे लिए यह भी मुमकिन था कि उसे होश में लाकर दोबारा यही कोशिश करता, लेकिन एक तो मुझे ज्यादा जल्दी नहीं थी, दूसरा वो अय्यार चौकन्ना हो चुका था। अब मेरे लिए यह समझना मुश्किल ना रहा कि महमूद हसन आसानी से काबू में आने वाला शैतान नहीं है। एक नादीदा वजूद से उसका खौफजदा ना होना इसी तरफ इशारा कर रहा था। उसे शैतानी वज़ाइफ और अमलियात पर कुछ न कुछ दस्तरस हासिल जरूर थी। महमूद हसन की जगह अगर कोई और होता और उसे यह वाक़या पेश आता तो खौफ से उसकी गिग्गी बंध जाती। चलते चलते मैंने महमूद को सबक देने के लिए एक काम और किया। ये तो मुझे मालूम हो ही चुका था कि उसने हराम की कमाई से ये ठाट बाट बनाए हैं, इसलिए अपने किए पर मैं पछताया नहीं।
महमूद हसन की ख्वाबगाह को मैंने ज़रा सी देर में कबाड़ खाना बना दिया। मसहरी, अलमारियाँ, सामाने आराइश व ज़ेबाइश, आईने, गर्ज के जो कुछ भी वहाँ था काबिल इस्तेमाल ना छोड़ा, तोड़ फोड़ दिया, फाड़ डाला। उसी कबाड़ खाने में महमूद हसन को भी मैंने हाथ पैर बांध कर औंधे मुँह एक तरफ डाल दिया। आज रात इस मलून के लिए इतनी ही सज़ा काफ़ी थी। मैं इसीलिए अपने कमरे में लौट आया। महमूद हसन से ज़्यादा खौफ ना होने की एक वजह यह भी थी कि वो मेरी नज़र में कम खतरनाक था। शैतानी अमलियात की उसे कुछ शुद्ध-बुद्ध तो होगी मगर कामिल ना होगा। वो अगर ऐसा ही माहिर अमलियात होता तो मुझसे धोखा ना खा जाता। मुझे वो उसी वक्त पहचान लेता जब मैं इंसानी कालब इख्तियार करके उससे मिला था। कुछ आदमजादों का इल्म अधूरा भी होता है और इस अधूरे इल्म के बावजूद वो खुद को किसी तीसमार खान से कम नहीं समझते। इसी की वजह से उनमें गुरूर और तकब्बुर पैदा हो जाता है और वो अपने मुकाबले में हर एक को हकीर जानते हैं। महमूद हसन भी मुझे ऐसा ही लगा। उस रात की सुबह बड़ी हंगामा आ रहा थी। महमूद हसन ने सारी कोठी सर पर उठा ली। मेरे कमरे की घंटी बजना शुरू हुई तो बजती ही चली गई। मैं लपकता झपकता महमूद हसन के सामने हाजिर हो गया। वहाँ साइमा और बतूल पहले से मौजूद थीं। वह मुझ पर नजर पड़ते ही बरस पड़ा। क्या मुलाजिम इसलिए होते हैं कि घर में डाका पड़ जाए और वो घोड़े बेचकर सो जाए? उस अय्यार को मैं हैरत से देखता रह गया जिसने बड़ी चालाकी से एक गैर मामूली और पुरस्कार वाक़े को डाके में तब्दील कर दिया था। देखो, खुद अपनी आंखों से देखो कि डाकू ने मेरी ख्वाबगाह का क्या हशर बनाया है। उसने पलटकर हाथ से अंदर की तरफ इशारा किया। वो उस वक्त अपनी ख्वाबगाह के दरवाजे पर खड़ा था। मुझे क्या देखना था, यूं ही झांक कर अंदर एक नज़र डाली और महमूद हसन से माजरत करते हुए बोला, माफ़ कर दीजिए जनाब, बहुत दिन बाद मुझे सुकून की नींद आई थी इसलिए गाफिल हो गया, वरना तो मैं बहुत चौकन्ना सोता हूँ। कल शाम तुम्हें मैंने नौकर रखा है और आज ही मेरी कोठी में डाका पड़ गया। क्या मतलब हुआ इसका, बोलो। पता है तुम्हें कि 20,000 कैश डाकू लूट ले गए, जो एक अलमारी में रखा था, और सोने के 2 भारी सेट अलग थे। इनकम टैक्स वाले तो हम कारोबारी लोगों की खाल उतार लेते हैं, उन्हें इससे क्या कि कौन कहाँ लुट गया। इसके अलावा डाकू ने जो तोड़फोड़ की है उससे भी मुझे हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। कुछ भी नहीं तो कम से कम 50-60 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। महमूद हसन बोले चला गया। अब देखना यह है कि इनकम टैक्स का महकमा मेरे इतने बड़े नुकसान पर मुझे क्या छूट देता है। खैर, ये बातें तुम जैसे कमअक्लों की समझ में कहाँ आएंगी। अभी तो मुझे डाके की रिपोर्ट भी लिखवानी है, मगर पहले तुम लोगों से तो निमट लूं, वरना तो पुलिस तुम्हें उल्टा लटका कर तुम्हारे सारे कसबल निकाल देगी। हाँ तो बोलो। उसने मुझे घूर कर देखा। क्या बोलूं जनाब, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मुझे तो अभी तक ये मालूम नहीं कि डाका पड़ा कब, और उस वक्त आप कहाँ थे? मुझे बांध कर डाल गए थे वो लुटेरे, यही सुनना चाहती हो तुम? पूछो अपनी बेगम साहिबा से कि इन्होंने ही मेरे बंधे हुए हाथ पैर खोले थे कि नहीं। अगर वो मेरे हाथ पैर सोते ही में ना बांध देते तो एक एक को गोली मार देता। बोलो ना बेगम, तुम्हें आखिर पुलिस के सामने बयान देना है। वो साइमा की तरफ मुड़ा। ठीक ही तो कह रही हैं, मालूम नहीं मेरी आंख क्यों नहीं खुली, मुझे तो खुद इस पर हैरत है। साइमा मासूम सी सूरत बनाकर बोली, मुझे तो खुशी ये है कि उन डाकुओं ने आपसे कुछ नहीं कहा। माल क्या है, जान का सदका है। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि उसने आपकी जान बचा ली। शुक्राने के नफल पढ़ूंगी। मेरा जी चाहा कि उस दोगली और झूठी आदमजादी को ऐसी सजा दूं जो उसे जिंदगी भर याद रहे। एक बात हो सकती है बेगम, महमूद हसन ने डाके के ड्रामे में हकीकत का रंग भरने के लिए कहा। मुमकिन है डाकू ने मेरे कमरे में दाखिल होने से पहले तुम्हें बेहोशी की दवा सूंघा दी हो। जी साहब, मुझे भी यही लगता है। रात को 2-3 दफा तो मेरी आंख जरूर खुलती है, मगर रात को एक बार भी नहीं खुली। मुझे भी डाकू ने बेहोश कर दिया होगा, वरना इतनी तोड़फोड़ होने पर मेरी आंख जरूर खुल जाती। बतूल बोली। इस मौके को गनीमत जानकर मैंने भी बतूल की हाँ में हाँ मिलाई ताकि इस बहाने मेरी जान भी बच जाए। महमूद हसन जैसे शख्स से कुछ बैद नहीं था कि वो अपने मुफाद की खातिर शक की बुनियाद पर मुझे पुलिस के हवाले कर देता। पुलिस से तो खैर मैं निमट ही लेता, मगर दोबारा महमूद हसन तक पहुंचने के लिए मुझे कोई और ही रास्ता तलाश करना पड़ता। बतूल के ख्याल की तस्दीक करके मैं बोला, डाकू ने मुझे भी दुआ सूंघा दी होगी। महमूद हसन दूसरों को जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। कहने लगा, अगर तुम्हें डाकू बेहोश ना कर देते तो तुम मुझ पर अपनी जान कुर्बान करते, है ना? बड़े रुस्तम जमा हो तुम। एक हाथ पड़े तो 2 पटखनियां खाओ। दम ना दुरूद, चले हैं बहादुर खान बनने। अच्छा साइमा बेगम, तुम जरा मेरी बात सुनो, फिर मैं थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाता हूँ। साइमा को साथ लेकर महमूद हसन उसके कमरे में चला गया। बतूल और मैं वहीं खड़े रहे। वो गरीब बहुत डरी हुई लग रही थी। मैंने उसकी हिम्मत बंधाई थी। तुम्हें आखिर डरने की क्या जरूरत है? डाका पड़ गया तो इसमें तुम्हारा या मेरा क्या कसूर? मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है।
मालूम नहीं पुलिस वाले मुझसे क्या उल्टे सीधे सवाल करें, मुझे तो बात करना भी नहीं आती। बतूल रूहान सी हो गई। मैं बतूल का हौसला बढ़ा रहा था कि महमूद हसन और साइमा कमरे से निकल आए। बतूल तुम जल्दी से बस अपने साहिब के लिए नाश्ता बना दो, इतने में वो नहाकर कपड़े बदल लेंगे। भला इस हालत में कोई थाने जाते अच्छे लगेंगे? पुलिस वाले आखिर देखकर क्या कहेंगे कि इतना बड़ा आदमी और इस हालत में। और तुम मकसूद, तुम भी जाकर अपना हुलिया ठीक करो, जब जरूरत होगी मैं तुम्हें घंटी बजाकर बुला लूंगी। तुम अपने कमरे में ही रहना, इधर उधर ना जाना। साइमा ने बतूल को और फिर मुझे मुखातिब किया। मैं समझ गया कि महमूद हसन ने साइमा को जो पट्टी पढ़ाई होगी वो उसी पर अमल करने की गर्ज से मुझे और बतूल को वहां से हटा रही है। महमूद हसन की ख्वाबगाह की किसी अलमारी में नकदी और सोने के सेट भी होंगे, उन्हें भी तो आखिर गायब करना होगा। महमूद हसन गुसल खाने की तरफ चला गया। बतूल ने बावर्ची खाने की राह ली और मैं जी बेहतर है बेगम साहिबा कहकर तेज तेज कदम उठाता वहां से चल दिया। कुछ दूर चलकर जब मैंने देखा कि आसपास कोई नहीं तो फौरन इंसानी कालिब छोड़कर जिनजात बन गया। महमूद हसन जो नई चाल चल रहा था, भला मैं उसे किस तरह कामयाब हो जाने देता। मैं तेजी से पलटा और महमूद हसन की ख्वाबगाह में पहुंच गया। मेरा अंदाजा दुरुस्त ही साबित हुआ। साइमा खुली हुई एक अलमारी की तिजोरी के कुफल में कुंजी डाल रही थी। मैं उसके करीब पीछे जा खड़ा हुआ। अरे तुम ये क्या कर रही हो साइमा? तुम उस कमीने की मदद कर रही हो जिसके लिए रात को बद्दुआ कर रही थी, मैंने धीमी आवाज में साइमा से कहा। वो उछल पड़ी। इसी के साथ उसके हाथ से चाबियों का गुच्छा छूट गया। पलटकर देखते ही उसकी आंखें खौफ से फैल गईं, क्योंकि उसे बोलने वाला नजर नहीं आया था। सैयद, सैयद बादशाह कहती हुई वो तेवरा कर गिरी और बेसुध हो गई। मैंने उसके हाथ से तिजोरी की चाबियों का गुच्छा ले लिया और ऐन उसी लम्हे एक दहशतनाक आवाज ने मेरे पूरे वजूद पर लर्जा तारी कर दिया। वो दहशतनाक आवाज मेरे लिए नई नहीं थी। पहले भी कई बार ये दिल हिला देने वाली आवाज मैं सुन चुका था। जमीन के नीचे नामानूसी जबरदस्त गिड़गिड़ाहट हुई और फिर यूं लगा जैसे उस कोठी के दरो दीवार हिल रहे हों, जैसे वो कोठी मलबे का ढेर बनने वाली हो। हर तरफ से चीखों पुकार की आवाजें आने लगीं। मेरे लिए अब वहां रुकना मुमकिन नहीं था। उसी वक्त दूर कहीं से अजानों की आवाजें आने लगीं कि ये अल्लाह ही को याद करने के लम्हात थे, वो जो रहीम व करीम है, कहारो जब्बार भी है और मखलूक के खुदा यही भूल जाती है। ये उसी ज़ाते बरहक से पनाह मांगने का वक्त था कि वही पनाह देने वाला, मारने और जलाने वाला है। मैंने उस कोठी से निकलकर ऊंची परवाज की और फिर आदमजादों को बदहवास होकर घरों से भागते देखा। कभी नीची और कभी ऊंची परवाज करते हुए शहर की इमारतें मुझे खिलौनों की तरह महसूस हो रही थीं। उन खिलौनों को कोई अनदेखी ताकत झटके दे रही थी। कोई मुसीबत आ पड़े तो यूं लगता है कि वक्त की गर्दिश रुक गई है। ऐसा ही कुछ उन लम्हात में भी हुआ। जल्जले के वो झटके 1 मिनट से भी कम अरसे में रुक गए। अफरा तफरी खत्म हुई और हंगामा थमा तो मैं दोबारा महमूद हसन की कोठी में जा पहुंचा। उस बदवक्त की कोठी को जल्जले के झटकों से कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा था, बस एक आध दीवार में बाल पड़ गया था। मुझ पर फिर वही धुन सवार हो गई कि महमूद हसन की साजिश को कामयाब न होने दूं। अभी तक मैं अलियालीश ही था, एक जिनजाद जिसके कल्ब पर स्याही फिर गई हो वो बाज नहीं आता। महमूद हसन भी बाज ना आया। मेरी गैर मौजूदगी में उसने अपनी तिजोरी साफ कर दी। चाबियों का गुच्छा मैं वहीं फेंक गया था। साइमा होश में आ चुकी थी। बतूल के हाथ पैर अब भी कांप रहे थे। उसे और महमूद हसन को मैंने साइमा के कमरे में देखा। शायद महमूद हसन ही उसे अपनी ख्वाबगाह से वहां उठा लाया होगा। उस हरामखोर को देखो कि वो कहाँ गायब हो गया, महमूद हसन ने बतूल से कहा। कई मर्तबा उसके कमरे की घंटी बजा चुका हूं मगर उसके कान पर जूं नहीं रेंगती। देखो तो सही कि वो अपने कमरे में है भी कि नहीं। और साहब नाश्ता, आपको नाश्ता भी तो करना है, पहले आपके लिए नाश्ता न बना दूं? बतूल ने सहमी हुई आवाज में कहा। भाड़ में झोंको नाश्ते को, पहले मुझे अब थाने जाना है, वहां से वापस आकर नाश्ता करूंगा। सूरत हाल का जायजा लेकर मैं बाहर की तरफ लपका और फिर इंसानी हैयत इख्तियार करके तकरीबन भागता हुआ कोठी के अंदर दाखिल हुआ। महमूद हसन उस वक्त साइमा के कमरे से निकल रहा था। मुझ पर नजर पड़ते ही उसने मुझे आड़े हाथों लिया। जुबान बहुत चलती है तुम्हारी, उसने मुंह बनाया, फिर बोला, मैं थाने जा रहा हूं, तुम बेगम साहिबा का ख्याल रखो। जल्जले के खौफ से वो बेहोश हो गई थी। जब तक पुलिस ना आ जाए कोई सामान इधर से उधर नहीं होना चाहिए। गुस्ताखी मुआफ जनाब, मेरा ख्याल यह है कि जल्जला आने की वजह से हर शख्स की तरह पुलिस वाले भी अभी हवासों में नहीं होंगे। अगर आप थोड़ी देर के बाद थाने जाते तो अच्छा था, मैं बोला। मुझे ज्यादा मशवरे देने की जरूरत नहीं, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। पुलिस वालों के इस सवाल का जवाब क्या तुम दोगे कि जब रात को डाका पड़ा था तो इतनी देर में रिपोर्ट क्यों लिखाई गई?
महमूद हसन ने मुझे घूर कर कहा, आपकी मर्जी जनाब, मैं तो आपके भले के लिए ही कर रहा था। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी भलाई। अगर मैं तुम जैसे 2 पैसे के आदमियों का मशवरा मानने लगूं तो फिर बन गए सारे काम। अगर तुम इतने ही काबिल होते तो मेरे टुकड़ों पर न पल रहे होते और मुलाजमत हासिल करने के लिए दर दर की ठोकरें खाते हुए यहाँ न पहुँचते। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जो लोग कोई काम धंधा नहीं कर सकते या उनमें कोई अहलियत नहीं होती, वही जाकर महकमा बेरोजगारी में अपना नाम लिखवाते हैं। मैं सर झुकाए उसकी तौहीन आमेज बातें सुनता रहा कि इसके सिवा चारा भी क्या था। वो मुझे अपनी दानिश्त में अच्छी तरह जलील करने के बाद ही वहां से टला और मैं उसकी दूसरी बीवी साइमा के कमरे में दाखिल हो गया। उसी वक्त बतूल मुझे ढूंढती हुई वहां आ गई। अरे तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ देख आई। वो बोली, कहाँ चले गए थे? उसे भी मैंने वही कहानी सुना दी जो महमूद हसन को सुना चुका था। साहिब बहुत नाराज हो रहे थे। अब इस तरह कहे सुने बगैर ना जाना। बतूल ने मुझे ताकीद की। लहजे में नरमी और खलूस ही था। मैं साहिब के सामने ही आ गया था। तुम उस वक्त नहीं थी, मैंने बताया। तुम दोनों आपस ही में बातें किए जाओगे कि मेरी भी सुनोगे? साइमा बोल उठी। वो मसहरी पर तकरीबन नीम दराज थी। उसके चेहरे पर अब भी किसी कदर खौफ झलक रहा था, लेकिन शायद इस अरसे में वो खुद को संभाल चुकी थी। उसने पानी मांगा। बतूल ने पानी लाकर दे दिया। मैं जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा। कमजोरी महसूस हो रही है मुझे। साइमा ने बतूल से कहा, तुम बावर्ची खाने में जाकर मेरे लिए कुछ खाने पीने को ले आओ। मौसमियों का रस पी लें बेगम साहिबा, ताकत आ जाएगी। बतूल ने कहा, कुछ देर बाद आपके लिए नाश्ता बना दूंगी। अच्छा तो पहले रस ही निकाल कर पिला दे। तेरे साहब तो जाने कब थाने से लौट कर आए। साइमा बोली। उसकी गोरी रंगत से अब जर्दी की तय खत्म होती जा रही थी। मैंने पहली बार उसे गौर से देखा तो ठीक ठाक ही लगी। ये उसकी उम्र का मौसम बहार था और बहार में तो वो फूल भी आंखों को भले लगते हैं जो खुशबू से महरूम होते हैं। साइमा खुशबू से महरूम कोई फूल थी या नहीं, इससे कता नजर मुझे तो इतना मालूम था कि वो खजां की छांव में जिंदगी बसर कर रही थी। महमूद हसन उसके लिए खजां की छांव ही था। बतूल चली गई तो उसने मेरी तरफ निगाह उठाई। जी बेगम साहिबा। मैं फौरन बोल उठा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? थाने जाते हुए साहिब मुझसे कह गए थे कि मैं आपका ख्याल रखूं। मैंने जवाब दिया, क्यों, क्या मैं बच्ची हूं जिसका ख्याल रखना जरूरी है? वो तुनक कर बोली, ये तो साहिब ही जाने बेगम साहिबा, मैं तो उनके हुक्म पर अमल कर रहा हूं। तो मेरे सर पर क्यों सवार हो? कुर्सी लो और दरवाजे के बाहर जाकर बैठ जाओ। कोई जरूरत हुई तो आवाज देकर बुला लूंगी। ये कहकर वो अपनी मसहरी पर बिछे हुए गद्दे को एक तरफ से दबाने लगी। गद्दा उधर से कुछ उठा हुआ था। मेरी नजरें उसी तरफ थीं। मैंने देख लिया कि गद्दे के नीचे जेवरात का एक डब्बा दबा हुआ है। साइमा उसी को छुपाने की कोशिश कर रही थी। जल्दी में शायद महमूद हसन या फिर साइमा उस डब्बे को गद्दे के नीचे ठीक तरह छुपा नहीं सके थे। साइमा शायद मुझे इसीलिए कमरे से बाहर भेज रही थी कि तिजोरी से गायब की जाने वाली नकदी और जेवरात को अच्छी तरह छुपा दे। मैं चाहता तो साइमा के कहने पर खामोशी के साथ कमरे से निकल जाता, मगर ऐसा नहीं किया और साइमा से बोला, बेगम साहिबा, अगर आपका हुक्म हो तो मैं गद्दे के नीचे दबा हुआ डब्बा कहीं और संभाल कर रख दूं। ये जेवरात का डिब्बा लगता है, इसे कहीं हिफाजत से रखा जाना चाहिए। रात ही को डाका पड़ चुका है, क्या खबर डाकू दोबारा बचा खुचा माल लूटने आ जाएं। डब्बा? कैसा डब्बा? वो एकदम उठकर बैठ गई। चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। गद्दे? मेरे गद्दे के नीचे जेवरात का डब्बा कहां से आ गया? मेरे जेवरात तो मेरी अलमारी की तिजोरी में बंद हैं। मैंने तेजी के साथ आगे बढ़कर डब्बा बाहर खींच लिया और उसे साइमा की तरफ बढ़ा दिया। वो डब्बा ये रहा बेगम साहिबा। उसने जेवरात का डब्बा मुझसे लेकर अपने तकिए के नीचे रख लिया। फिर मुझसे बोली, ये उसी पगली के जेवरात का डब्बा लगता है। तुम्हारे साहब थाने से वापस आ जाएं तो उन्हें दे दूंगी। मालूम नहीं ये डब्बा मेरे बिस्तर के नीचे कहां से आ गया। वो बात बनाने की कोशिश तो कर रही थी, मगर उससे बात बन नहीं रही थी। उस पर एक इस्तरारी सी कैफियत तारी थी। पगली कौन बेगम साहिबा? मैंने दानिस्ता ये सवाल किया। तुम्हें इससे क्या होगी कोई? तुमसे मैं कह चुकी हूं कि बाहर जाकर बैठो। ख्वाम का उल्टी सीधी बातें करके मेरा दिमाग खराब कर रही हो। उसकी खफगी का मैंने कोई असर कबूल नहीं किया और नरमी से बोला, आप कहती हैं तो चला जाता हूं, लेकिन ये ना भूलें कि रात को इस कोठी में डाका पड़ चुका है। आपके शौहर थाने में जेवरात और नकदी लुट जाने की रिपोर्ट लिखवाने गई हैं। मुमकिन है कि पुलिस को अपने साथ ही लेकर आए। पुलिस ने अगर आपके कमरे की तलाशी ली और यहाँ से जेवरात बरामद हो गई तो फिर साहिब भी कुछ नहीं कर सकेंगे। अभी मेरी बात पूरी हुई थी कि बतूल बड़े से एक गिलास में मौसमियों का रस निकाल कर ले आई। मैं कमरे के दरवाजे की तरफ कदम उठा रहा था कि साइमा ने मुझे आवाज दी, मकसूद तुम अभी यहीं ठहरो। मेरे उठते हुए कदम रुक गए। साइमा ने बतूल से गिलास लेकर उसे नाश्ता बनाने को भेज दिया। बतूल के जाते ही मैंने साइमा के करीब जाकर कहा, जी बेगम साहिबा फरमाइए। सुनो, तुम्हारी बात मेरे दिल को लगती है, मगर वो तुम्हारे साहब, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं पुलिस के आने और फिर वापस जाने तक अपने बिस्तर ही पर आराम करती रहूं।
वैसे भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे आराम की ज़रूरत है, लेकिन तुमने मुझे एक नई उलझन में फंसा दिया है। ये बात मेरे जहन में जाने क्यों नहीं आई। फिर उसने असल बात पर पर्दा डालने के लिए कहा, मुझे कुछ मालूम होता जब ना, मैं क्या जानूं कि ये वबाल कहाँ से मेरे कमरे में आ गया। वो तजब्जुब का शिकार हो गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा, करूं तो क्या करूं। आप हुक्म दें तो मैं इस वबाल को वहीं फेंकूं कि जहां इसे होना चाहिए। मैंने उसके रंग बदलते चेहरे की तरफ देखकर कहा, तुम्हें क्या खबर कि ये जेवरात वगैरह कहाँ रखे थे। उसने चौंक कर शुबे की नजर से मुझे देखा। जाहिर है बेगम साहिबा कि जब ये जेवरात आपके नहीं हैं तो साहिब के पास ही होंगे, मैं उनको वहीं किसी अलमारी में डालाऊंगा। मैं बोला, इस तरह आप पर तो कोई इल्जाम नहीं आएगा, आप तो खतरे से बच जाएं। नहीं, उसने मेरी बात काट दी। ये नहीं हो सकता, तुम जाओ यहाँ से। और सुनो, तुम अपनी जुबान बंद रखोगे, किसी से भी तुम इस जेवरात के डब्बे का जिक्र नहीं करोगे। तुम गरीब आदमी हो और मैं नहीं चाहती कि डाके के शुबे में तुम्हारे साहिब तुम्हें पुलिस के हवाले कर दें। तुम अभी उन्हें नहीं जानते, वो बहुत सख्त आदमी हैं। मैं खुद कोई तरकीब सोचती हूँ, तुम बाहर बैठो। साइमा के कमरे से मैं बाहर आ गया। महमूद हसन की साजिश अब पूरी तरह मुझ पर खुल चुकी थी। तिजोरी साफ करके उसने नकदी और जेवरात साइमा के कमरे में छुपा दिए थे। महमूद हसन ने इस साजिश में साइमा को भी शरीक कर लिया था। वो उसे ताकीद कर गया होगा कि बिस्तर पर बीमार बनकर पड़ी रहे ताकि पुलिस उसके कमरे में आए भी तो जेवरात वगैरह बरामद न कर सके। महमूद हसन थाने से वापस आया तो उसका मुंह लटका हुआ था। मैंने इस अरसे में सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। महमूद हसन ने कुछ तो अपना गुस्सा मुझ पर उतारा और कुछ बेचारी बतूल पर, क्योंकि पुलिस वाले फौरी तौर पर तफ्तीश करने उसके साथ नहीं आए थे। इन लोगों के मुंह को हराम लग गया है। महमूद हसन पुलिस वालों को बुरा भला कहने लगा। कोई लुट जाए कि मर जाए इनकी बला से। डाके की रिपोर्ट भी लिख ली तो बड़ा एहसान कर दिया है मुझ पर। कहते हैं कि थानेदार साहिब आ जाएं तो फिर उनके हुक्म पर कार्रवाई होगी। फिर वह मुझसे मुखातिब हुआ, तुम्हारी जुबान बड़ी काली है। जब मैं थाने जा रहा था तो उसी वक्त तुमने टोका टाकी शुरू कर दी थी। आइंदा के लिए ये बात याद रखो कि जब मैं घर से निकलूं तो हरगिज ना टोकना। आइंदा ऐसा ही होगा जनाब। दफा हो जाओ और उस बतूल को जाकर देखो, क्या शाम तक नाश्ता बनाकर लाएगी। सुबह से नाश्ता तक नहीं मिला, किसी को मेरा कोई ख्याल ही नहीं। महमूद हसन उस वक्त साइमा के कमरे में था। वो मसैरी से उठते हुए कहने लगी, आप खफा ना हो, मैं जाकर देखती हूँ। जब मैं तुम्हें एक दफा समझा चुका हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं और तुम्हें आराम करना है तो फिर क्यों उठ रही हो। ये नौकर किस मर्ज की दवा है। मैं झपट कर साइमा के कमरे से निकला और बतूल से टकराते टकराते बचा, जो महमूद हसन के लिए नाश्ता बनाकर ले आई थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद थानेदार चंद पुलिस वालों को साथ लेकर मौके वारदात का मुआयना करने आ गया। महमूद हसन, जो पुलिस वालों को बुरा भला कह रहा था, थानेदार की खातिर मदारत करने लगा। आप लोग कानून के रखवाले और काबिल इज्जत लोग हैं। मैं दिल से आपके महकमे की कदर करता हूँ, महमूद हसन ने थानेदार से कहा। वो तो खैर आपकी मेहरबानी है जनाबे वाला, थानेदार बोला। मुझे तो इस बात पर हैरत हो रही है कि किस माई के लाल ने मेरे इल्मो इत्तला के बगैर मेरे थाने की हदूद में इतनी बड़ी वारदात कर दी। मैं भी उस वक्त थानेदार के सामने फलों की प्लेट रखकर एक तरफ खड़ा हो गया था। जाए वारदात का एक नज़र मुआयना करके थानेदार अब महमूद हसन के साथ कोठी के ड्राइंग रूम में आ बैठा था। कुछ पुलिस वाले महमूद हसन की ख्वाबगाह के बाहर खड़े थे, कुछ ड्राइंग रूम के दरवाजे पर। थानेदार की बात सुनकर मेरा जी चाहा कि उसे एक बात तो पूछ ही लूं, क्या उसके इल्म में आए बगैर कोई वारदात नहीं होती। लेकिन कुछ कहना खुद अपने लिए मुसीबत मोल लेना होता, इसलिए मैं खामोशी रहा। जो भी होना था मेरा मुकद्दर। महमूद हसन ने बड़ी चालाकी से बात का रुख मोड़ा। आप तो बस अपनी तफ्तीश की रिपोर्ट लिख दें। ऐसा किस तरह हो सकता है जनाब, ज़ाब्ते की कार्रवाई तो पूरी करनी ही पड़ेगी। थानेदार ने इनकार में सर हिलाया। पूरे 50,000 का मामला है, ये कोई हंसी खेल तो नहीं। अपने ऊपर वालों को मैं क्या जवाब दूंगा। उसने फलों की प्लेट से एक सेब उठाकर अपने एक मातहत को आवाज दी और महमूद हसन से बोला, पहले आप अपना बयान लिखवाएं। एक ASI कागज कलम लेकर ड्राइंग रूम में आ गया। हाँ तो जनाब, पहले ये बताएं कि डाकुओं की तादाद कितनी थी। थानेदार ने महमूद हसन से पहला सवाल किया। 3। हाँ 4 तो होंगे ही वो। महमूद हसन सवाल जवाब से कुछ घबराया। 3 या 4, एक बात बताएं मुझे, क्योंकि उन्होंने सोते ही में बांधकर एक तरफ औंधे मुंह डाल दिया था, इसलिए उन्हें ठीक तरह से नहीं देख सका। फिर तो आप उनके हुलिये भी नहीं बता सकते। केस तो फिर शुरू ही से कमजोर हो जाएगा। थानेदार ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकालते हुए कहा, सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बात कहूँ। ASI बोला। हाँ भाई तू भी बोल, तू क्यों पीछे रह जाए। थानेदार ने सिगरेट सुलगा ली। मुझे तो सर ये कोई दुश्मनी का केस लगता है। वो किस तरह, ये भी तू बता। डाकुओं को अगर माल ही लूटना था तो उन्हें तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत थी, जबकि कोई मुजाहमत भी नहीं हुई। हाँ भाई जमान अली,
ये बात तो पते की कही तूने, ये कोई खानदानी दुश्मनी का चक्कर मालूम होता है। इस मौके पर महमूद हसन बोल उठा, किसी से मेरी कोई खानदानी दुश्मनी नहीं, ये सीधी सीधी डाके की वारदात है। आप मेरा बयान लिखें। बयान भी लिख लेंगे, पहले तफ्तीश तो पूरी हो जाए। थानेदार ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, एक बात अभी और मेरे दिमाग में आई है कि डाकू ने इतनी तोड़फोड़ की, इस कदर हंगामा किया और आपकी बेगम साहिबा और दोनों मुलाजिम मजे से सोते रहे, ये किस तरह हो सकता है? महमूद हसन पहले ही इस सवाल का जवाब सोच चुका था। उसने बेहोशी की दवा सुंघाए जाने का बहाना कर दिया। थानेदार इनकार में सर हिलाने लगा तो मजबूरन महमूद हसन ने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। उसने थानेदार की मुट्ठी गर्म कर दी। तो यूं बोलें जनाब कि आप अपनी मर्जी का बयान लिखवाना चाहते हैं। थानेदार ने सिगरेट का पैकेट जेब में रखते हुए 100 रुपए के 2 नोट भी अंदर से निकाल लिए और एएसआई से कहा, लिख भाई जमान अली जो ये कहते हैं। मकसूद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर चाय बनवाओ थानेदार साहब के लिए। महमूद हसन ने मुझे हुक्म दिया। अभी बनवा कर लाया जनाब, मैं जल्दी से बोला। और जनाब, थानेदार ने महमूद हसन से कहा, ये जो मेरे साथ बेचारे सिपाही मौके का मुआयना करने आए हुए हैं, इन्होंने भी नाश्ता पानी नहीं किया। सुबह ही सुबह मेरे हुक्म पर इसी तरह कुछ खाए पिए बगैर थाने से उठकर चले आए हैं। कुछ इनका भी ख्याल करें। क्यों भाई जमान अली? बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, मैंने भी अभी नाश्ता नहीं किया। फिर दोपहर के 11:30 बजे थानेदार और सिपाहियों ने खूब डटकर सुबह का नाश्ता किया। बतूल की आफत आ गई। मैं उसका हाथ ना बटाता तो वो बला जल्दी ना टलती। बतूल का और मेरा बयान भी लिया गया। इसी के साथ खाना पूरी के लिए थानेदार ने साइमा का नाम भी लिया। बोला, आपकी बेगम साहिबा नजर नहीं आई जनाब, उनका बयान भी हो जाता तो बात पक्की हो जाती। ये कहकर थानेदार ने जोरदार डकार ली। वो कुछ ज्यादा ही खा गया था। महमूद हसन तो कंबल से जान छुड़ाना चाह रहा था, मगर कंबल जान नहीं छोड़ रहा था। दरअसल बेगम साहिबा की तबीयत खराब है, महमूद हसन ने बताया। वो अपने कमरे में हैं। एक तो रात को पड़ने वाले डाके ने उनके एसाब पर अच्छा असर नहीं डाला, दूसरा अचानक जलजला आ जाने की वजह से वो बेहोश हो गईं। जो बयान मेरे दोनों नौकरों ने दिया है वही उनका बयान लिख लें। लेकिन जनाब, बयान पर उनके दस्तखत भी तो कराने पड़ेंगे। एएसआई जमान अली बोल उठा। हाँ ये बात तो है। थानेदार उठकर खड़ा हो गया। फिर महमूद हसन से बोला, जमान अली उनका बयान लिख लेता है। बेगम साहिबा के दस्तखत मैं खुद आपके साथ जाकर उनके कमरे ही में करा लेता हूँ। लिख भाई जमान अली कि बेगम साहिबा की तरफ से कि रात को मैं सोई तो सुबह ही मेरी आंख खुली। सुबह जब मैं उठी तो मेरा सर कुछ भारी भारी सा था। मुझे शुबा है कि डाकू ने मुझको सोते में बेहोशी की दवा सुंघा दी थी। फिर मैं अपने शोहर के कमरे में गई तो वो बंधे पड़े थे। उनके मुंह पर भी कपड़ा बंधा हुआ था। मैंने उन्हें खोला तो फिर मुझे उनके कमरे में तोड़ फोड़ और डाका पड़ने के बारे में मालूम हुआ। ये कहकर थानेदार ने दाद वसूल करने के अंदाज में महमूद हसन की तरफ देखकर कहा, क्यों जनाब, मैंने बेगम साहिबा का बयान ठीक लिखवाया है ना? महमूद हसन मुस्कुराया और बोला, भला आप कोई बात गलत लिखवा सकते हैं? आप जैसे ज़हीन लोगों पर तो पुलिस के महकमे को फख्र करना चाहिए। बस जनाब, अब आपको क्या बताऊं, हम जैसे लोगों की तो कोई कदर नहीं करता। मेरी भी कहीं ऊपर पहुंच होती तो आज कम से कम डीएसपी लगा होता। आप जैसे कर्म फरमा ना हो तो हम लोग भूखे मर जाएं। हिंदुस्तान से यहाँ तक पुलिस के महकमे की खिदमत करता आ रहा हूँ, मगर सिला कुछ नहीं मिला। अभी तो ये केस फाइल करने के लिए बड़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आप थाने आते जाते रहें ताकि आपके इल्म में भी सारी बात रहे। थानेदार ने आखिरी जुमला मायने खेज अंदाज में अदा किया और इस तरह आइंदा के लिए भी अपना रास्ता हमवार कर लिया। मैं उस वक्त ड्राइंग रूम से खाने पीने के बर्तन उठा रहा था। महमूद हसन थानेदार को साथ लेकर साइमा के कमरे में चला गया और फिर जल्द ही वहां से बाहर आ गया। आपकी बेगम साहिबा से मिलकर बहुत खुशी हुई। शायद ये आपकी तीसरी या चौथी शादी है? थानेदार ने महमूद हसन के साथ चलते हुए कहा। जी नहीं, दूसरी शादी है, वो भी इस मजबूरी की वजह से कि पहली बीवी से कोई औलाद नहीं हुई। महमूद हसन के चेहरे पर नागवारी सी फैल गई। फिर उसने गुफ्तगू का रुख बदलने की खातिर कहा, आपके ताउन और फर्ज शनासी का बहुत बहुत शुक्रिया थानेदार साहिब। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ाऊं। चलते चलते थानेदार ने एक मर्तबा फिर महमूद हसन को याद दिलाया कि अगले रोज उसे थाने जरूर आना है। महमूद हसन को चारों नाचार थानेदार की बात माननी पड़ी। महमूद हसन के लिए ये सौदा महंगा नहीं था। थानेदार को 200 रुपये रिश्वत देकर और खिला पिलाकर उसने पूरे 50,000 रुपये कमा लिए थे, मगर सिर्फ अपनी दानिश्त में। उसे मैं किस तरह ये माल हजम कर लेने देता। साइमा ने अब बीमारी का ढोंग खत्म कर दिया और अपने कमरे से निकल आई। महमूद हसन उससे बोला, मैं अब चलता हूँ कि मुझे बैंक भी जाना है। वहां से मैं दुकान पर जाऊंगा और मुलाजमों को भेज दूंगा। वो किसी कबाड़िए को साथ लाएंगे कि वो मेरे कमरे का टूटा फूटा सामान उठा कर ले जाएगा। शाम तक
मैं नया फर्नीचर भिजवा दूंगा, ठीक है? आप बेफिक्र हो जाएं। साइमा ने इत्मीनान दिलाया। कबाड़िया सामान उठाकर ले गया तो मैं बतूल और मकसूद से कमरे की सफाई करवा दूंगी। बोल्टन मार्केट के इलाके में महमूद हसन ने अपने कारोबार की बिसात बिछा रखी थी। होल सेल की 2 बड़ी दुकानें थीं, गोदाम थे और वहीं छोटा सा एक दफ्तर था। दुनिया भर का सामान उसकी दुकानों पर मिल जाता था। कराची की बंदरगाह जो करीब थी, माल आता और हाथों हाथ महमूद हसन के गोदामों में पहुंच जाता। फिर यही माल उसकी दुकानों पर दुगने तिगने दामों बिकता। महमूद हसन पैसे में खेल रहा था, फिर भी पैसे की हवस कम नहीं हुई थी। महमूद हसन जैसे लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो हराम और हलाल के बारे में सोचें। उन्हें कभी इसकी ज़रूरत भी पेश नहीं आती। ऐसे लोग तो किसी न किसी बहाने ज़्यादा से ज़्यादा दौलत समेटने के नए नए हरबे आजमाते रहते हैं कि क्या खबर फिर ये मोहलत मिले ना मिले। मौके से फ़ायदा उठाकर जो भी हाथ लगे समेट लो कि आकबत की खबर खुदा जाने। पुलिस वालों के लिए जो नाश्ता बना इतना था कि बतूल को दोबारा नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्हीं का बचा खुचा मैंने और बतूल ने खा लिया। उस वक्त दोपहर के 12 बज चुके थे कि जब हम दोनों को नाश्ता नसीब हुआ। इस पर भी साइमा की तेवरियों पर बल पड़े रहे। जिनको ज़रफ से ज़्यादा मिल जाता है वो इसी तरह छलकने लगते हैं। अल्लाह की मार, दोपहर होने को आई और तुम्हें ये होश नहीं कि खाना भी पकना है। आज मैं दाल धपाल नहीं खाने की। साइमा ने बतूल से कहा, अब तो तुम अकेली नहीं हो कि तुम्हें घर का सौदा भी लाना पड़े। मकसूद को बाजार भेजकर मुर्गी मंगवा लो। मैं तो खुद इस फिक्र में था कि किसी बहाने साइमा और बतूल की नजरों से गायब होने का मौका मिल जाए। फौरन टोकरी उठाकर चल दिया। कोठी के बरामदे तक पहुंचते ही मैंने इंसानी हैयत तर्क कर दी। अब मेरे लिए हर काम आसान था। मिनटों सेकंडों में बनी बनाई मुर्गी लाकर मैंने अपने कमरे के अंदर रख दी और थाने पहुंच गया। थानेदार मुझे अपने कमरे में अकेला ही मिल गया। वो अपने सामने कागजात फैलाई कुछ लिख रहा था। अस्सलामु अलैकुम। मैंने उसके करीब पहुंचकर आहिस्ता से कहा, वालेकुम अस्सलाम। उसने सर उठाए बगैर रवादारी में जवाब दिया और फिर चौंक कर सामने देखा। उसके चेहरे पर हैरत के आसार नजर आने लगे। बज़ाहिर वो कमरे में अकेला ही था, सो बुड़बुड़ाने लगा। मालूम नहीं मेरा वहम है या किसी ने वाकई मुझे सलाम किया था। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हें मैंने सलाम किया था, मैंने उसकी हिम्मत बंधाई। लेकिन तुम नजर क्यों नहीं आ रहे? तुम हो कौन? वो हौसला करके बोला। अगर तुम अपना भला चाहते हो तो बाहर खड़े हुए अपने अर्दली से कह दो कि किसी को तुम्हारे कमरे में ना आने दे। बेहतर यह है कि तुम दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर लो। मैं फिर एक बार तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं तुम्हारा फायदा ही चाहता हूं। चलो उठो जल्दी। ये कहते ही थानेदार को मैंने अपने असर में ले लिया ताकि वो खौफजदा होकर चीखने चिल्लाने ना लगे। मैंने सिर्फ इस हद तक उसके हवास को काबू में रखा कि वो मुझसे गुफ्तगू करते हुए डरे नहीं। थानेदार ने मेरे हुक्म पर अमल करने में देर नहीं की और दोबारा अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। ये बताओ कि तुम अपनी तरक्की चाहते हो? मैंने उससे पहला सवाल किया। क्यों नहीं? कौन तरक्की नहीं चाहता? उसने जवाब दिया। लेकिन तुम महमूद हसन वाले केस में फंस जाओगे। तरक्की को तो छोड़ो, तुम्हें अपनी नौकरी बचाना मुश्किल हो जाएगी। तुमने शायद इस बात पर गौर नहीं किया कि 50,000 रुपये का नुकसान हो जाने के बावजूद तुम्हें उसने 200 रुपये रिश्वत क्यों दी? हाँ वाकई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन अब क्या होगा? डाके का माल महमूद हसन के घर ही में मौजूद है, मैंने बता दिया। क्या? वो उछल पड़ा। मगर ये किस तरह हो सकता है? अगर यही बात थी तो फिर उसने इतना लंबा चक्कर क्यों चलाया? यही बात तो तुम्हारी मोटी अकल में नहीं आई। जिस्म के साथ साथ तुम्हारी आंखों पर भी चर्बी चढ़ गई है। मेरी बात का उसने बुरा नहीं माना और आजिजी से बोला, मैं तो वाकई इस चक्कर को नहीं समझा। तुम बता दो। ये तो तुम्हें मालूम है कि वो दौलतमंद आदमी है। हराम की जितनी दौलत उसके पास है, तुम्हारे पास तो उसका पासंग भी नहीं होगा। मैं बोला, एक शख्स से महमूद हसन की कारोबारी रकाबत चल रही है। वो शख्स खुद भी एक अमीर आदमी है। उसी ने अपने गुंडे भेजकर महमूद हसन को डराया धमकाया था। उन्हीं गुंडों ने महमूद हसन की ख्वाबगाह में तोड़फोड़ की थी। लेकिन ना तो वो जेवरात लूट कर ले गए, ना तिजोरी खोलकर नकदी निकाली। उनका ये मकसद ही नहीं था। उन्हें जिस काम के लिए भेजा गया था उन्होंने सिर्फ वही किया और चले गए। महमूद हसन ने इस वाक़े से भी फायदा उठाया। 50,000 रुपये का डाका जाहिर करके वो इनकम टैक्स वालों की आंखों में धूल झोंकना चाहता है। अब आया तुम्हारी समझ में कुछ? बिल्कुल समझ गया, पक्का समझ गया। ये महमूद हसन तो बड़ा अय्यार निकला कि उसने मुझे भी उल्लू बना दिया। वो पुरजोश नजर आने लगा। बुरा ना मानना, तुम्हें अपने बारे में गलत फहमी है कि तुम बहुत अक्लमंद हो। मगर ये तो बता दो कि उसने माल कहाँ छुपाया है, फिर मैं उसी पर 420 का केस बना दूंगा। मैं अभी गार्ड लेकर जाऊंगा और माल बरामद कर लूंगा।
یہ کیس میرے افسران کی نظر میں بھی آ جائے گا تو یقیناً جیسا کہ تم نے کہا ہے میری ترقی ہو جائے گی۔ اس کی ایک ہی شرط ہے کہ تم کسی کو بھی اصل بات نہیں بتاؤ گے، یعنی یہ کہ کسی نے اس سلسلے میں تمہاری مدد یا رہنمائی کی تھی۔ میں کیوں کسی کو کچھ بتانے لگا؟ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ تم کون ہو اور کیوں میری مدد کر رہے ہو۔ ایک مرتبہ میں نے اپنی دوسری بیوی کے کہنے پر ایک بزرگ کے مزار مبارک پر چادر چڑھائی تھی، شاید یہ اسی کا فیض ہے۔ اب میں اتنا بھی بے وقوف نہیں ہوں کہ ایسی باتوں کا کسی سے ذکر کر دوں۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ تھانے دار عجز و انکسار کا نمونہ بن گیا۔ تو کیا تم نے بھی محمود حسن کی طرح دوسری بیوی کر رکھی ہے؟ کیا پہلی بیوی مر گئی؟ اللہ کے فضل سے زندہ ہے وہ بھی۔ دوسری شادی تو میں نے ہندوستان ہی میں کر لی تھی، اب تو تیسری کو بھی سال بھر ہونے کو آیا۔ اب تم سے کیا چھپانا، سب سے بچے ہیں اور پورا تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ تھانے دار کا لہجہ معذرت خواہانہ ہو گیا۔ اگر تمہیں صرف تنخواہ میں گزر بسر کرنی پڑتی تو پتہ چلتا، ایک بیوی کا خرچہ پورا کرنا مشکل ہو جاتا۔ تمہیں کیا خبر کہ کتنے گھروں میں چولہے نہیں جلتے اور کتنی غریب مائیں اپنے بھوکے بچوں کو تھپک تھپک کر سلا دیتی ہیں۔ لیکن ایک تم ہی کیا اور کتنے تم جیسے بے حس ہیں۔ میری آواز میں تلخی گھل گئی۔ تھانے دار بھی ایک ہی ڈھیٹ تھا، کہنے لگا 3 شادیاں کر کے میں نے ناجائز کام تو نہیں کیا نا؟ جائز اور ناجائز سے تمہارا کیا تعلق؟ چھوڑو اس بحث کو، مجھے سبق نہ پڑھاؤ۔ معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں یہ بھول ہی گیا تھا کہ ابھی مجھے تم سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ مال کہاں سے برآمد کرنا ہے۔ میں نے اس کی بات پوری کر دی۔ وہ جلدی سے بولا، ہاں یہی معلوم کرنا تھا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ زیورات اور نقدی کہاں چھپائی گئی ہے۔ اب سمجھا میں کہ محمود حسن کی جوان بیوی بستر سے اٹھ کیوں نہیں رہی تھی۔ بس ابھی میں نے چھاپا مار کے مال برآمد کیا۔ جذبات کے جوش میں وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اپنے ماتحتوں کو آواز دینے لگا، زمان علی، رب نواز، فوراً الرٹ ہو جاؤ، ہمیں ابھی اور اسی وقت چھاپا۔ بے وقوف کہیں کے، پہلے اپنے کمرے کا دروازہ تو کھول دو۔ یہ سنتے ہی تھانے دار دروازے کی طرف لپکا اور میں تھانے سے نکل کر کوٹھی پہنچ گیا۔